हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर क्लासेस में। पिछली क्लास में पढ़ा था कि जिस प्रकार से स्कैंडी सेल में श्रेणी और समांतर संयोजन किए जाते हैं और इन संयोजनों का करने का उद्देश्य क्या है और इन्हें करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए और सेल की ध्रुवता समान होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वोल्टता कितनी होनी चाहिए या प्रत्येक सेल ईएमएफ समान होना चाहिए, प्रत्येक सेल की धारा क्षमता समान होनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में जानना था। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बैटरी की एफिशिएंसी यानी बैटरी की क्षमता। बैटरी की क्षमता से यह मतलब है कि अपने उदाहरण ले सकते हैं कि जिस प्रकार से बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर 10 लीटर जैसे पानी आ रहा है तो उस बाल्टी की जो क्षमता है वो कितनी है, 10 लीटर है। उसी प्रकार से क्या होता है कि बैटरी की क्षमता से यह है कि बैटरी के अंदर आवेश कितना संग्रहण हो रहा है, यानी बैटरी के अंदर जो आवेश है यानी चार्ज है वो कितना स्टोर हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, बैटरी की क्षमता कहते हैं। और इसे किस में मापा जाता है, एम्पियर हावर के अंदर यानी एम्पियर घंटा में मापा जाता है। और बैटरी की क्षमता अगर अपने को ज्ञात करनी है, जिस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया कि बैटरी की क्षमता बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू में क्या होता है, घंटे, जिस प्रकार से लिखते हैं AH। तो बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, AH के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बैटरी की क्षमता ज्ञात करनी तो अपने क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई कर दूंगा H से। जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक बैटरी 10 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक देती है तो उसकी क्षमता ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा इसका, 30 AH यानी 30 एम्पियर हावर हो गया। आप सभी ने देखा होगा कि जो मोबाइल की बैटरी होती है वो किस में आती है, mAh के अंदर आती है। अपन देखते हैं कि 3000 mAh है, 3500 mAh है, 4000 mAh, इस सभी के बातों में जानते हैं कि मोबाइल की बैटरी 5000 mAh है। तो mAh का मतलब होता है मिली एम्पियर हावर। अगर मान छोटा होगा तो मिली में कन्वर्ट कर देंगे, अगर मान बड़ा होगा तो एम्पियर हावर के अंदर, और अगर इससे भी बड़ा होगा तो किलो एम्पियर हावर के अंदर भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार के mAh भी होती है और क्या होती है, KAH भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर आपकी जो बैटरियाँ मिलेगी वो किस में मिलेगी, mAh के अंदर मिलेगी या फिर AH के अंदर मिलेगी। और अब बात करते हैं कि जो एक एम्पियर हावर बराबर कितने होते हैं, 3600 कूलाम आवेश होता है। 3600 कूलाम आवेश से यह मतलब है कि जिस प्रकार से एम्पियर हावर, एक हावर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ पर जो इसकी जो चार्ज है यानी एक एम्पियर हावर के अंदर जो चार्ज पाया जाता है वो कितना होता है, 3600 कूलाम होता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है कि एक एम्पियर हावर के अंदर कितना चार्ज होता है। अब बात करते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है वो दो प्रकार से यहाँ पर वर्णन की गई है कि आपकी जो बैटरी होती है उसके दो प्रकार से एफिशिएंसी होती है। पहले आपकी आती है पूर्ण क्षमता और उसके बाद में आती है सामान्य क्षमता। पूर्ण क्षमता से बात करते हैं कि पूर्ण क्षमता क्या होती है कि बैटरी पूर्ण चार्जिंग से पूर्ण डिस्चार्ज तक मापी गई जो वोल्टता होती है, यानी जो 20 का जो मान होता है वो क्या कहलाती है, पूर्ण क्षमता यानी फुल कैपेसिटी कहलाती है। जिस प्रकार से बैटरी को मैंने क्या है, फुल चार्ज कर लिया है, चार्ज करने के बाद उसको मैंने क्या है, डिस्चार्ज कर रहा हूँ और फुल मैंने डिस्चार्ज कर दिया यानी वो क्या होगी, डेड चार्ज होगी। तो इनके बीच का जो मान क्या कहलाता है, पूर्ण कैपेसिटी कहलाता है। और अब बात करते हैं कि जो पूर्ण कैपेसिटी, यह जो पूर्ण कैपेसिटी है ये अपने को बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि जब बैटरी फुल चार्ज तो होती है, हर बैटरी फुल चार्ज होती है, पर डेड चार्ज बहुत कम बैटरी होती है। डेड चार्ज अपने एक लेड एसिड बैटरी में एक दोष पढ़ा था कि सल्फेशन दोष क्या था कि जिस प्रकार से बैटरी को अगर अपने यूज़ में नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ दिया गया है तो वो क्या होती है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। डिस्चार्ज होती रहती है तो उसकी प्लेटें क्या होती है, कठोर हो जाती है। कठोर होने के कारण क्या होता है कि दोबारा अगर उसे चार्ज करेंगे तो वह चार्ज नहीं हो पाएगी, तो यह दोष हो जाता है। और पूर्ण चार्ज क्षमता है वो अपने को देखने को व्यावहारिक रूप से उपयोग नहीं की जाती। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपने सामान्य क्षमता के बारे में, यानी नॉर्मल कैपेसिटी के बारे में। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है कि यहाँ पर बैटरी को पूर्ण चार्ज लेंगे पर जो डिस्चार्जिंग रेट है उसका जो मान है यहाँ पर बताया गया है, यानी 1.8 वोल्ट। नॉर्मल कैपेसिटी के अंदर क्या होता है कि जो डिस्चार्ज रेटिंग यहाँ पर क्या है, फिक्स दी गई है, यानी 1.8 वोल्ट यानी प्रति सेल दी गई है डिस्चार्ज अवस्था में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप सभी को समझ में आ गया कि सामान्य क्षमता क्या होती है।
यानी जो फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था कि जो नॉर्मल एफिशिएंसी नॉर्मल कैपेसिटी होती है उसके अंदर क्या था कि एक पूर्ण चार्जिंग यानी एक फुल चार्ज से लेकर फुल डिस्चार्ज के बीच का जो मान होता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्ण कैपेसिटी कहलाती है। और क्या होता है कि फुल चार्ज से लेकर डिस्चार्जिंग रेट दी गई यहाँ पर 1.8 वोल्ट, तो इनका बीच का जो मान है वो क्या कहलाता है, सामान्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे वाला, बैटरी की क्षमता। अब बात करते हैं कि जो बैटरी की क्षमता होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो यहाँ पर ऑप्शन दिए जाते हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। जो आपका कार का राइड होगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जिस प्रकार से अपनों ने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लंबाई पर, उसके कटा क्षेत्रफल एरिए पर, ठीक है, और उसकी प्रकृति यानी रो पर भी डिपेंड करता है, और क्या है, एक एल पे भी लंबाई पे और एक एरिया पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो यहाँ पर बैटरी की क्षमता होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग कारकों पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी तापमान के प्रभाव से भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस के अंदर फ़र्क पड़ेगा, और रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ेगा तो धारा जो स्टोर करने का जो क्षमता है उस पर भी क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेटों के क्षेत्रफल से यह मतलब है कि जिस प्रकार से अपने प्लेटों का क्षेत्रफल, जिस प्रकार से एक ये प्लेट है मेरे पास और एक ये प्लेट है, तो सीधा सीधा उदाहरण ले सकते हैं कि जो धारा जाएगी वो किस में ज़्यादा जाएगी, एक तो इसमें जा रही है, एक इसमें जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किसका कम है, इसका या फिर इसका। इसका क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्या है, कम है। तो कम वाले में धारा क्या जाएगी, ज़्यादा, और ज़्यादा वाले में धारा क्या जाएगी, कम जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं कि प्लेटों का अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि प्लेटों की संख्या पर। प्लेटों की संख्या पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। एक तो मान लेते हैं कि मैंने 3 प्लेटें लगाई है, एक मैंने क्या लगा दी, 6 लगा दी, 8 लगा दी और 12 लगा दी। तो यहाँ पर जो प्लेटें से भी क्या पड़ता है, डिपेंड करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि विद्युत अपघटन की प्रकृति पर। प्रकृति से मतलब है कि जिस प्रकार से देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है कि वो नेचर पे भी डिपेंड करता है। जिस प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोला जाता है कि अलग अलग होता है प्रकृति के अनुसार। जिस प्रकार से अगर अपने बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी क्या होगा कि जो प्रतिरोध है वो क्या अलग अलग होगा, और प्रतिरोध के कारण भी क्या होगा, जो धारा भी क्या होगी, अलग अलग हो। उस प्रकार से यह भी क्षमता क्या होती है कि यह भी एक कारक आता है कि विद्युत अपघटन की प्रकृति पर। उसको हम बात करते हैं कि विद्युत अपघटन की सांद्रता पर। सांद्रता से मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जब तैयार किया जा रहा है तो उसके अंदर किस किस प्रकार के कारक अपने मिलाए जा रहे हैं, और इन मिलाने के बाद वह कौन सा इलेक्ट्रोलाइट तैयार हुआ है, तो उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बैटरी की क्षमता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तापमान पर, प्लेटों की संख्या पर, विद्युत अपघटन की सांद्रता पर, और विद्युत अपघटन की प्रकृति पर, और प्लेटों के क्षेत्रफल पर। जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दो कारक है वो आए आपके प्लेटों के क्षेत्रफल पर और एक प्लेटों की संख्या पर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि बैटरी की दक्षता। बैटरी की दक्षता यानी एफिशिएंसी मतलब है कि अपने कितना कार्य कर रहे हैं और उससे कार्य करने में अपनों ने कितनी ऊर्जा व्यय की है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाती है। जिस प्रकार से देखते हैं कि जो बैटरी होती है, बैटरी अपने क्या है, यूज़ में ला रहे हैं, तो बैटरी ने अपने को कितनी लोड करंट यानी अपने को कितना काम में लिया बैटरी को, और बट्टे उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो उसका कितना रहा। तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, बैटरी की दक्षता यानी बैटरी की एफिशिएंसी कहलाती है। जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात ही क्या कहलाता है, एफिशिएंसी कहलाती है। अगर अपने को परसेंटेज में एफिशिएंसी ज्ञात करनी है तो जिस प्रकार से ये आपको फॉर्मूला दिया गया है कि एफिशिएंसी आउटपुट बट्टे इनपुट इंटू में 100। अब बात करते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है बैटरियों की वो दो प्रकार से होती है। पहले आती है एम्पियर हावर और दूसरी आती है वाट हावर। एम्पियर हावर पढ़ा था कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसके अंदर एम्पियर हावर जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, एफिशिएंसी 90 से 95% होती है। चलिए बात करते हैं कि एम्पियर हावर होता क्या है। यानी अपन ने देखा कि आउटपुट बट्टे इनपुट का अनुपात, यानी आउटपुट बट्टे इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाती है। आउटपुट के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, यानी बैटरी ले रहे हैं, बैटरी से क्या ले रहे हैं, धारा ले रहे हैं, तो बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज बट्टे इनपुट क्या होता है, बैटरी को देंगे तो बैटरी क्या हो रही है, चार्ज। तो डिस्चार्ज बट्टे चार्ज का अनुपात ही क्या कहलाता है, बैटरी की क्षमता यानी एफिशिएंसी कहलाती है। अगर मुझे प्रतिशत में निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये आ गई है आपके एम्पियर हावर
यानी बैटरी की क्षमता, यानी नॉर्मल अपने बैटरी की क्षमता आ गई, यानी डिस्चार्ज बटे चार्जिंग का अनुपात क्या कहलाता है, बैटरी की क्षमता कहलाती है। अब बात करते हैं कि एम्पियर हावर, सबसे पहले जो दक्षता है वो एम्पियर हावर है, यानी ए एच की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो ए क्या होता है, ए का जो मात्रक, ए किसका मात्रक है, एम्पियर का, यानी जो धारा होती है उसका, और उसका प्रतीक क्या होता है, आई, यानी आई डिस्चार्ज, यानी बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तो कितनी धारा दे रही है लोड को, वो मल्टीप्लाई करूँगा मैं एच यानी टाइम को, और डी यानी डिस्चार्ज। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उसने लोड को कितनी धारा कितने समय तक दी का अनुपात है धारा चार्ज, यानी जब बैटरी चार्ज हो रही है तो वो धारा कितनी दे रही है बैटरी को, यानी चार्जर है वो बैटरी को कितनी धारा दे रहा है, मल्टीप्लाई में एच हावर, यानी कितने समय तक बैटरी को चार्ज करने में लगा। इनका अनुपात क्या कहलाता है, एम्पियर हावर दक्षता कहलाती है, यानी एम्पियर हावर दक्षता कहलाती है। अगर मुझे प्रतिशत में निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये समझ में आया आपको कि एम्पियर हावर दक्षता क्या होती है, यानी एम्पियर हावर यानी आउटपुट बटे इनपुट, यानी डिस्चार्ज बटे चार्ज, एम्पियर यानी आई डिस्चार्ज धारा लोड को दी जा रही है, कितने समय तक दी जा रही है, बट्टे क्या आएगा, चार्ज यानी बैटरी चार्ज हो रही है कितनी धारा पर, और बैटरी को चार्ज करने में कितना समय लगा है, इसी का अनुपात क्या कहलाता है, आपकी एम्पियर हावर दक्षता कहलाती है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, यही जो मैंने फॉर्मूला बताया अभी कि इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी को याद भी रखना है। और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि पूछा भी जा सकता है कि एक बैटरी है वो 10 एम्पियर की धारा, डिस्चार्जिंग करंट क्या है 10 एम्पियर 3 घंटे है, यानी डिस्चार्जिंग करंट का मान क्या है 10 एम्पियर और 3 घंटे है। तो उस बैटरी को चार्ज करने में 5 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक दी जाती है, यानी 5 एम्पियर की धारा 3 घंटे तक दी जाती है। तो उसकी एम्पियर हावर दक्षता ज्ञात करें। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 100 से, 100 से क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं काट दूँगा, 5 से 2 गया, 3 से 3 कैंसिल, और 2 को जब गुणा करूँगा तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 200। तो यहाँ पर जो दक्षता आ रही है वो क्या आ रही है 200 से ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि आउटपुट होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, और इनपुट जो दिया जाता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि अपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अपने इनपुट दे रहे इनपुट से ज़्यादा अपने आउटपुट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो बैटरी के अंदर जो लॉसेज होते हैं, यानी रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल प्रतिरोध के कारण, उसके कारण क्या होती है कि वो दक्षता यानी जो रेजिस्टेंस है, जो धारा वो क्या खपत होती है, उसके कारण ये वाला जो मान है वो क्या आएगा, इससे कम आएगा। इसका मान ज़्यादा होता है, इसका मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जिस प्रकार से लेते हैं कि मैंने 5 का ले लिया, ऊपर ले लिया, यानी 5 एम्पियर डिस्चार्जिंग धारा है और 3 घंटे तक दी जाती है, और चार्ज करने के लिए 10 एम्पियर धारा 3 के लिए दी जाती है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, बटे में 100 लगा दिया, तो ये कितना गया 50, यानी उस बैटरी का एज दक्षता कितनी आई है 50% आई है। तो आपको याद में रखना है कि हमेशा इनपुट की बजाय आउटपुट अधिक नहीं मिल सकता। किसका मान ज़्यादा होगा, इनपुट का मान ज़्यादा होता है और आउटपुट का क्या होता है, कम होता है। कम होने का कारण ही क्या है, क्योंकि बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या होते हैं कि लॉसेज होते हैं, और वह जितना इनपुट लिया उतना आउटपुट प्रदान नहीं कर पाती कोई भी मशीनरी। चलिए बात करते हैं आगे लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरी के अंदर क्या होता है कि 90 से 95% क्या होती है, एएस दक्षता होती है। निकल आयरन सेल के अंदर पढ़ा था कि इसकी कितनी होती है 80% होती है। अब बात करते हैं कि जो बैटरी होती है उसे 8 घंटे के आधार पर क्या किया काम में लाया जाता है। जिस प्रकार से अपने को एएच क्षमता निकालनी है, तो जो बैटरी जो मानक उन्होंने निर्धारण किया है कि जब बैटरी अपने 24 घंटों के अंदर अपने यूज़ करते हैं तो एवरेज निकालेगी कि बैटरी जो लगभग है वो क्या आती है 8 घंटे यूज़ करते हैं अपने। तो यहाँ पर जो बैटरी की जो एएच क्षमता का निर्धारण किया गया है वो कितने हावर से किया गया है 8 घंटे के लिए। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एक बैटरी की क्षमता होती है उसे कितने घंटे
के हिसाब से निर्धारण किया जाता है या कितने घंटे के लिए बैटरी को एवरेज के हिसाब से दिन में चलाया जाता है, तो आपको क्या बोलोगे? 8 आवर। अब बात करते हैं कि वाट आवर दक्षता की, यानी WH की। WH से मतलब है कि वाट आवर। वाट से यहाँ से लेते हैं कि वाट का जो 4 वाट किसका इकाई है? शक्ति की इकाई है, यानी ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा। अब P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि VI का मतलब क्या हुआ? वाट, यानी पावर हुआ, और पावर का जो प्रतीक होता है वो क्या हो गया? वाट हो गया, और लास्ट में क्या बच गया? H। तो मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ VIH। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ा था कि आउटपुट बट्टे इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाती है। और अपने बैटरियों के अंदर देखा जाए तो क्या होती है? डिस्चार्जिंग बट्टे चार्जिंग का अनुपात। तो मैंने जो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया था कि P बराबर क्या होता है? VI। V यहाँ पर क्या होगी? डिस्चार्ज गुणा में I डिस्चार्ज गुणा में H डिस्चार्ज, यानी बैटरी को कितनी वोल्टता दी जा रही है, बैटरी से कितनी वोल्टेज अपने लोड को दे रहे हैं और कितनी धारा दे रहे हैं और कितने समय तक दे रहे हैं। भट्टे के अंदर क्या आएगा कि बैटरी को चार्ज करने में कितनी वोल्टेज दी जा रही है और बैटरी को चार्ज करने में कितनी धारा दी जा रही है और बैटरी को कितने समय तक चार्ज किया गया है, उसी का अनुपात क्या कहलाता है? वाट आवर दक्षता कहलाती है। ठीक है, वाट आवर दक्षता के अंदर क्या आएगा? V यानी वोल्टेज आ जाएगी। अपनों ने पढ़ा था कि जो एज दक्षता होती है उनसे क्या होता है? VI और H का अनुपात क्या कहलाती है? AH दक्षता कहलाती है। तो यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि VD गुणा में AH भी बोल सकता हूँ। बट्टे के अंदर क्या आएगा? गलत हो गया, एक बार देखते हैं दोबारा से कि VD बट्टे के अंदर क्या आएगा? VC गुणा में क्या आ जाएगा? AH। इसे भी बोल सकता हूँ ये कौन सी दक्षता है? वाट आवर दक्षता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है इसी प्रकार से है कि, ठीक है, अब ये देखो कि वाट आवर दक्षता होती है वो एम्पियर आवर। एम्पियर आवर क्या होती है? एक तो होती है I और एक क्या होता है? H गुणा में क्या कर दूंगा? VD बट्टे के अंदर क्या कर दूंगा? VC कर दूंगा। तो ये जो अभी बताया मैंने कुछ देर पहले, ये जो फॉर्मूला है तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि वाट आवर दक्षता और एम्पियर आवर दक्षता के अंदर क्या संबंध है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नीटा वाट आवर बराबर VD बटा AH लिखा था इंटू में। अब ये जो गुणा वाली जो संख्या है वो क्या इधर आएगी बराबर से, तो कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो WH बट्टे AH बराबर VD बट्टे VC आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर क्या होता है? संबंध होता है। यहाँ से अपने वोल्टेज की, चार्जिंग वोल्टेज का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को WH दक्षता दे रखी है, AH दक्षता दे रखी है और क्या है कि वोल्टेज दे रखी है डिस्चार्जिंग की, तो वोल्टेज चार्जिंग का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये तीनों कारक दे रखे हैं तो अपने ये वाला कारक ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये वाला तीनों दे रखे हैं तो अपने एज दक्षता ज्ञात करते हैं और वाट आवर दक्षता भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है कि 4 प्रकार के आपके फॉर्मूले बनते हैं। तो ये आपको वाट आवर और एम्पियर आवर दक्षता का जो एक संबंध है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो वाट आवर दक्षता का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक कम होता है, यानी एम्पियर आवर से कम होता है। अगर बात करें कि बैटरी का एम्पियर आवर का क्या है, संख्या कितनी है? 2, तो आपको सीधा आइडिया हो जाना चाहिए कि जो वाट आवर की संख्या होगी वो क्या होगी? 1 होगी। यानी 1 अनुपात क्या होता है? हमेशा ही एम्पियर आवर से कम होता है। कम होने का कारण क्या है? क्योंकि जो अपन ने देखा कि लेड एसिड के अंदर कितनी होती है? 80% होती है, और वही एम्पियर आवर देखा तो कितनी होती है? 90 से 95% होती है। तो जो AH का मान होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यहाँ पर क्या ले रहे हैं? और वाट आवर क्या होती है? कम होती है। तो आपको हमेशा अगर बात करें कि WH, यानी WH क्या है? छोटा है, और एम्पियर आवर क्या है? बड़ा है। ये चीज़ आपको याद में रखनी है। और 1 अनुपात अगर 2, तो 2 किसका आएगा? एम्पियर आवर का, और 1 क्या आएगा? वाट आवर का। यानी जो देखा जाए संबंध के अंदर तो 1 अनुपात क्या होता है? कम होता है, यानी 1 से कम होता है। किसका? वाट आवर का। और 1 से ज़्यादा किसका होता है? एम्पियर आवर का। वाट आवर ऊर्जा की इकाई है। वाट जिस प्रकार से देखते हैं कि एनर्जी मीटर होते हैं जो घरों के अंदर लगाए जाते हैं,
वो मेजरमेंट करते हैं कि आपने कितनी पावर यानी कितनी ऊर्जा क्या है खपत की है। तो KWH मीटर बोलते हैं उसको कि नहीं, किलोवाट हावर। वो किसका मेजरमेंट करते हैं, ऊर्जा का। तो इसका जो WH किसकी इकाई है, ये ऊर्जा की इकाई है। तो आपको याद रखना है कि जो वाट हावर है वो किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को कि वाट हावर दक्षता और एम्पियर हावर दक्षता के अंदर क्या क्या कौन कौन सी होती है और इन दोनों के बीच के अंदर क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, और पूर्ण क्षमता और सामान्य क्षमता के बारे में भी जाना आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि जो बैटरी की चार्जिंग करने की जो विधियाँ हैं, यानी बैटरी चार्जिंग, बैटरी अपने क्या है कि या यूज़ में ले रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, उसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज भी करना पड़ेगा। तो चार्जिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो अपने चार्ज कर रहे हैं बैटरी, तो बैटरी को चार्ज करने से क्या होता है कि बैटरी चार्ज होगी और उसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा ही बैटरी की जो वोल्टेज है उससे ज़्यादा चार्जर की वोल्टेज होनी चाहिए। जिस प्रकार से बैटरी 10 वोल्ट की है तो चार्जिंग वोल्टेज यानी जो चार्जर की वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, आपकी 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि जो बैटरी अगर आप यूज़ में ला रहे हो, यानी जो बैटरी यूज़ में ला रहे हो, तो आपने इसका ये प्लस पॉइंट है, माइनस है, और ये एक प्रकार का जैसे चार्जर है, ठीक है, और इसका ये प्लस पॉइंट और ये क्या है, माइनस पॉइंट है। तो हमेशा प्लस को प्लस से जोड़ना है, माइनस को माइनस में जोड़ना है। ऐसा नहीं करना कि आपको उल्टा नहीं जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं जोड़ना है कि आपको यूँ प्लस वाला प्लस में जोड़ दिया और माइनस वाला माइनस में, ऐसे जोड़ना है। ठीक है, तो एक क्या होनी चाहिए कि जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो इनकी ध्रुवता क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और एक आपको याद में रखनी है कि जब बैटरी चार्ज करें तो उसकी बैटरी की वोल्टेज से चार्जर की वोल्टेज क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि चार्जिंग के कुछ पद दिए गए, यानी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें दी गई हैं, वो अपने को ध्यान में रखनी है कि बैटरी के आधार पर है चार्जिंग के। तो सबसे पहले आती है फ्रेशनिंग। फ्रेशनिंग का मतलब होता है कि जब बैटरी कंपनी के अंदर बनकर तैयार होती है तो वहाँ पर जब पहली बार बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उस समय उस बैटरी को क्या बोलेंगे, फ्रेशनिंग। यानी एक बैटरी है वो कंपनी से बनकर तैयार हो गई है, जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, जब बैटरी पहली बार चार्ज हो रही है तो वो क्या होती है, फ्रेशनिंग होती है। उसके अंदर बात करते हैं कि काम में लेने से पहले चार्ज करना। अब उन्होंने चार्ज करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि इतनी वोल्टेज है, बिल्कुल सही है, उन्होंने क्या है कि मार्केट में बेच दिया गया। अब क्या होगी, बैटरी जब आएगी तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होती रहेगी। तब अपने काम में लेने से पहले जब बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्रारंभिक आवेशन कहलाती है। यानी जब बैटरी को स्टार्टिंग में काम में लिया जाता है तो क्या होता है, प्रारंभिक आवेशन। उसके बाद में याद करते हैं कि वर्धन यानी बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग क्या होता है कि ज़्यादा धारा कम समय के लिए, अपने क्या दे रहे हैं कि अधिक धारा दे रहे हैं कम समय के लिए, तो ये क्या आती है कि बूस्ट चार्जिंग कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग अपने पढ़ा था कि सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है। ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है कि कम धारा देनी है ज़्यादा समय तक, और वर्धक में क्या था, ज़्यादा धारा कम समय के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि बूस्ट चार्जिंग और ट्रिकल चार्जिंग है। बूस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा यानी ज़्यादा धारा देना कम समय के लिए, और ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है, कम धारा देना लंबे समय के लिए। अब बात करें अंडर का मतलब होता है कि कम धारा देकर चार्ज करना। यहाँ पर क्या होता है कि अंडर और ट्रिकल क्या है कि दोनों सेम है, पर यहाँ पर जो टाइमिंग है वो नहीं दिया गया। ट्रिकल के अंदर क्या होता है कि लंबे समय तक, और अंडर के अंदर कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या होती है कि अंडर का मतलब है कि जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज होते ही क्या हो जाएगी, अपने हटा देंगे चार्जर को, यानी कम धारा देकर। पर ट्रिकल के अंदर क्या होता है कि अपने कई दिनों तक बैटरी को चार्ज लगा के छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ओवर का मतलब होता है कि अधिक धारा देकर चार्ज करना, यानी ज़्यादा धारा देकर बैटरी को चार्ज करना। फॉर्मिंग का मतलब है कि जब पहली बार विद्युत अपघटन डालने की प्रक्रिया, यानी जब बैटरी कंपनी में बनती है तो वहाँ पर जब बैटरी को बनने के बाद प्लेटें सब कुछ तैयार हो गई है तो उसमें क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट डालने की जो प्रक्रिया, यानी स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक लेड एसिड बैटरी को कंपनी में या फिर बनाने टाइम या मॉडिफाई करने के बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन होगा ट्रिकल चार्जिंग, अंडर, ओवर, फॉर्मिंग। तो आप क्या बताओगे, फॉर्मिंग। यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे सल्फेशन दोष दूर किया जाता है, तो ट्रिकल चार्जिंग। ऐसा भी आ सकता है कि कम धारा देकर चार्ज करना क्या कहलाता है, अंडर कहलाता है। अधिक धारा देकर चार्ज करना कहलाता है, ओवर कहलाता है। और कम धारा देकर लंबे समय तक चार्ज करना क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। ज़्यादा धारा देकर कम समय के लिए
बैटरी को चार्ज करना क्या कहलाता है, बूस्ट चार्जिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखते हैं कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई गई कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी डीसी चाहिए, शुद्ध डीसी चाहिए। यानी जब डीसी भी क्या होती है, कई प्रकार की होती है, जिस प्रकार से देख सकते हैं ये क्या होती है, शुद्ध डीसी होती है, और एक आती है पल्सेटिंग डीसी भी आती है। ठीक है, एक वेरिएबल डीसी भी आती है। तो आपको कौन सी डीसी का यूज़ करना है, एक शुद्ध डीसी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो बताया गया है शुद्ध डीसी का यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि पल्सेटिंग डीसी अगर आप लोगे, यानी पल्सेटिंग डीसी आप लोगे तो उससे क्या होता है कि बकलिंग दोष होता है। बकलिंग दोष सभी ने पढ़ा है कि जो बकलिंग दोष होता है वो क्या होता है कि बैटरी के अंदर जब अधिक दर धारा पर चार्ज करते हैं और अधिक दर धारा पर क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, उसकी प्लेटें क्या होती है, मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण क्या होती है, वो आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर अपने पल्सेटिंग धारा देंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो बैटरी की जो प्लेटें हैं वो शॉर्ट सर्किट यानी बकलिंग दोष यानी फॉल्टें प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा ही बैटरी को कौन सी धारा देनी चाहिए, शुद्ध डीसी का यूज़ करना चाहिए, यानी प्योर डीसी का। अब बात करते हैं कि एसी धारा पर चार्ज नहीं होती है, क्योंकि बैटरियां आपने देखा है कि एसी धारा है वो स्टोर नहीं होती है, और डीसी धारा क्या करते हैं, अपने स्टोर करते हैं। अगर अपने एसी धारा स्टोर करेंगे तो वो भी क्या है, बकलिंग दोष हो जाएगा, क्योंकि एसी धारा के अंदर का जो मान होता है, एसी धारा में जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा प्रतिबल चेंज होते हैं, प्लस माइनस इस प्रकार से जो एसी धारा चलती है। पर डीसी के अंदर क्या होता है कि जो प्लस पॉइंट है वो प्लस यानी स्थिर प्रकृति की होती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये आपकी स्टोर नहीं होती, और ये क्या होती है, स्टोर होती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी धारा स्टोर की जाती है, एसी या फिर डीसी। तो आप क्या बताओगे, डीसी धारा स्टोर की जाती है। अब बात करते हैं कि चार्जिंग की विधियाँ, यानी चार्जिंग करने की विधियाँ कितने प्रकार की होती है। बैटरी को चार्ज करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, और कितनी बैटरियों को एक साथ कितने चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्जिंग की विधि से है कि पहले आती है आपकी स्थिर धारा चार्जिंग। स्थिर धारा से मतलब है कि जो आपको धारा दी जाएगी, यानी जो बैटरी को धारा मिलेगी, वो जैसे कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 5 एम्पीयर धारा मिल रही है, तो हमेशा जो जब तक बैटरी चार्ज नहीं होगी वो कितनी देती रहेगी, 5 एम्पीयर धारा देती रहेगी, यानी स्थिर चार्जिंग विधि। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के यानी प्रतिरोध यूज़ में लाए जाते हैं, और ये प्रतिरोध क्या करते हैं कि जो फिक्स धारा आगे प्रदान करते हैं बैटरी को। जिस प्रकार से यहाँ पर नोट्स में दिया गया है कि उच्च वोल्टता प्रतिरोध के द्वारा चार्जिंग धारा का मान कम किया जाता है, और एक से अधिक बैटरी को चार्ज कर जोड़कर चार्ज अपने कर सकते हैं। तो स्थिर धारा के अंदर दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यहाँ पर बैटरी को स्थिर धारा प्रदान करनी है तो कौन सी लेंगे, स्थिर धारा चार्जिंग विधि। और एक से अधिक बैटरियाँ चार्ज की जाती है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्थिर धारा चार्जिंग के अंदर। और रेजिस्टेंस यूज़ किए जाते हैं तो आप क्या बताओगे कि चार्जिंग के अंदर, यानी जो स्थिर धारा चार्जिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोध यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि। स्थिर वोल्टता चार्जिंग विधि के अंदर क्या होता है कि इस विधि में क्या होता है कि चार्जिंग का एक नियत मान होता है। यानी पहले जो फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा था वहाँ क्या था कि जो धारा का मान था वो क्या रखे थे, कांस्टेंट रखा था। और यहाँ पर किसका मान रखना है, वोल्टेज का। यहाँ पर किसका रखना है, वोल्टेज का। और यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया गया, इसकी ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वे वोल्टेज को क्या करता है, कम ज़्यादा करता है। यानी एक स्थिर अपने को वोल्टेज चाहिए, इस पर अपने कांस्टेंट कर दी और बैटरी को उतनी वोल्टेज मिलेगी। तो नोट्स में कुछ बातें बताई गई है कि जो इस विधि का जो चार्जिंग वोल्टेज का मान है वो पूर्ण चार्जिंग तक क्या रहता है, नियत रहता है। और धारा के अंदर क्या रहता है, उस धारा का मान नियत रहता है। इस विधि का उपयोग क्या करते हैं कि वोल्टता निर्धारण की बैटरी के आवेशन के लिए किया जाता है, यानी जो बैटरी के लिए किया जाता है। जिस प्रकार देख सकते हैं कि उपयोग स्थिर वोल्टता के लिए अपने, अगर अपने को स्थिर वोल्टेज से बैटरी चार्ज करनी है तो ये विधि अपने यूज़ करेंगे। उसके बाद है कि एक से अधिक बैटरी को आवेशन करने के लिए इन्हें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि एक से अधिक बैटरी को अगर अपने चार्ज करने, दो प्रकार की विधियाँ यूज़ की जाती है, एक तो स्थिर धारा विधि और स्थिर वोल्टेज विधि। और स्थिर वोल्टेज विधि में बैटरियों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर के राइट आंसर क्या आएगा, समांतर क्रम में। अब जो तीसरी आती है कि रेक्टिफायर विधि। रेक्टिफायर क्या होते हैं, डायोड होते हैं। तो इन डायोडों की सहायता से क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने एसी प्रदान करने के बाद क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर है और ये इस एसी को क्या करेगा, कम करेगा। कम करने के बाद क्या होगा कि जो एसी धारा है वो इन डायोडों की सहायता से क्या होगी, डीसी के अंदर कन्वर्ट होगी, और इन डीसी से क्या होगा कि बैटरी चार्ज हो गई है।
तो इसके अंदर क्या होता है, एसी सप्लाई ली जाती है और एक स्टेप डाउन यानी ट्रांसफार्मर होता है, वो दो प्रकार का होता है कार्य के आधार पर, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन से मतलब है कि वो वोल्टेज का क्या कर रहा है, डाउन यानी कम कर रहा है, और स्टेप अप का मतलब होता है कि वो यानी जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा रहा है वो क्या, स्टेप डाउन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टिफायर विधि में ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर। और डायोडों की संख्या कितनी यूज़ की जाती है, चार जब डायोड यूज़ होते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। और इसे ट्रांसफार्मर को कौन सी धारा दी जाती है, एसी धारा, और डायोडों से बाहर आउटपुट में क्या लेंगे अपने, डीसी धारा, और वो डीसी धारा कौन सी होगी, पल्सेटिंग डीसी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि इस विधि का उपयोग है क्या किया जाता है, कि निम्न भागों में उपयोग किए जाते हैं जो कि चित्र में दर्शाया गया। आपको बता दिया कि स्विच वगैरह वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं डायग्राम में। अब बात करते हैं कि एमजी सेट के बारे में, कि जो एमजी सेट है मोटर जनरेटर सेट से है कि एक साइड से है कि एसी धारा, जब एसी धारा दी जाती है तो एसी से क्या लेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट यानी 3 फेज़ की यहाँ पर एक मोटर लगेगी, जिस प्रकार से यहाँ पर एक क्या लगा दी, मोटर लगा दी गई। और इस मोटर से यहाँ पर एक लगा दूंगा मैं जनरेटर लगा दूंगा, यानी शंट प्रकार का जनरेटर। जब मैं इसको एसी धारा दूंगा, बैटरी को एसी धारा दूंगा, तो ये घूमेगा, घूमने के कारण क्या है कि जनरेटर घूमेगा, जनरेटर से जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, डीसी मिलेगी। और इस डीसी को क्या करता हूँ कि मैं बैटरी को चार्जिंग से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, एमजी सेट हो गया। एमजी सेट विधि बहुत ही सिंपल और आसान है। जिस प्रकार से ये मोटर आ गई और यहाँ पे इस कपलिंग की सहायता से यहाँ पर किसको जोड़ दिया गया, मोटर को जोड़ दिया गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, जनरेटर आ गया, और ये क्या आ गई, 3 फेज़ की मोटर आ गई। यहाँ पर मैं एसी सप्लाई दूंगा, ये कन्वर्ट किस में हो गया, डीसी के अंदर। तो ये क्या हो गया, एम यानी मोटर, जी यानी जनरेटर, यानी एमजी सेट है। और यहाँ पर जो डीसी धारा मिलेगी वो क्या करूँगा, मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा और बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी डीसी धारा से। तो इस विधि में क्या होता है कि एक मोटर व एक जनरेटर उपयोग में लाया जाता है। जनरेटर में क्या होता है कि शंट प्रकार का, अगर क्वेश्चन पूछे कि बैटरी चार्जिंग विधि में कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि शंट जनरेटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बैटरी चार्जिंग विधि के अंदर कौन सा जनरेटर यूज़ किया जाता है, तो आपको बताना है कि शंट जनरेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका जो सेकेंडरी सेल का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, और जो आपका केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है यहाँ पर क्या हो गया, एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया गया या मेरे द्वारा बताए गए जो कुछ टॉपिक या कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।